यही सब सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। एक तो बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं आपको रियल नंबर से। का एक जो क्वेश्चन रहेगा वो ग्राफ से रहेगा। ठीक है, आप इस टेबल को जरूर याद कर लेना। ये आप 100% कंफर्म समझ लो कि क्वेश्चन इस टेबल से आने ही आने हैं। एक न्यूमेरिक आइडेंटिटीज के लिए एनसीईआरटी का किताब निकालो, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से 10 नंबर तक सारे क्वेश्चंस को कर लो। एग्जामिनेशन में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे आपने बेसिक मैथमेटिक्स चुना हो या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चुना हुआ हो, अभी जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को चैप्टर वाइज देने जा रहा हूं, अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी कर ली तो आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना होगा। यही सब सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। एक एक करके मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का मैं बताऊंगा। बस वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना, और इससे ज़्यादा और कुछ भी आप लोगों को करने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला चैप्टर में स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2, √3 या √5 ये एक इरेशनल नंबर है। ये प्रूफ करने के लिए 3 मार्क्स में 100% गारंटीड है कि ये आएगा ही आएगा, एकदम पक्का है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एनी हाउ इस क्वेश्चन की तैयारी जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन आपका ये 2 मार्क्स में जरूर रहेगा। प्रूफ करने के लिए दिया हुआ रहेगा कि 5 - √3 या फिर 3 + 2 √5 या फिर 6 + √2, इन तीन में से एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा जिसमें आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा। ये सब जो है ये इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करने के लिए एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपका गारंटीड है कि वो आना ही आना है। इसके बाद यहाँ से आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 3 और 4 में से, ये क्वेश्चन जो है आप लोग का 1 नंबर का आएगा एमसीक्यू में। ठीक है, एक्स या फिर वाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा या फिर ए या बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और आपको इस तरह से बोलेगा कि इसका एचसीएफ निकालो या फिर इसका एलसीएम निकालो। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में जरूर रहेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से एक जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो आपका कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सब से रिलेटेड रहेगा। तो एग्जामिनेशन देने जाने से पहले बार ये सारे नंबर्स के बारे में जरूर समझ लेना कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब जरूर सीख के जाना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसमें एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आएगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक में आना ही आना है। अगर इनमें से मिस होता है तो एक क्वेश्चन जो है वो ये आपका आ जाएगा कि 6⁴n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ये आपको प्रूव करने के लिए दिया हुआ रहता है। ठीक है, हालांकि आपका यहीं पे आ जाना है, अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं आपको रियल नंबर से। रियल नंबर से और ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बस इतने ही क्वेश्चन करके जाओ, आपका रियल नंबर से जो भी क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूला को जरूर याद कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू से रिलेटेड आपका इस फॉर्मूला से क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू से आएगा। ओके, चलो अब आगे हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो, पोलिनोमियल जो कि अलजबरा का एक पार्ट है, अलजबरा में आपके टोटल 4 चैप्टर्स आएंगे, जिसमें से पोलिनोमियल से आप देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आएगा। एक जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको जीरोज निकालने के लिए दिया हुआ रहेगा, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही आएगा। जीरोज निकालना होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसमें निकालते हैं। ठीक है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल था जो कि आप लोगों को पढ़ना नहीं है, तो उससे क्वेश्चन आएगा नहीं। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही जीरोज निकालने आएगा, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो एक्स का वैल्यू। ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, एक जो आपका क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका सम ऑफ द जीरोज या फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ रहेगा, और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए बोला जाएगा। एक क्वेश्चन इससे रह सकता है 1 मार्क्स में, या फिर एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो ग्राफ में रहेगा। ठीक है, जैसे इस तरह का एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे टच हुआ, जितने जगह टच होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। अगर यहाँ से ग्राफ से नहीं आया तो ग्राफ से देखो, ये वाला टेबल देख लो। ठीक है, ये वाला सॉरी फॉर्मूला देख लो, इस फॉर्मूला से जो है आपका क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे पी एक्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx+c, यही होता है। अगर इसमें से ए की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आए, यानी कि पॉजिटिव में कोई नंबर आ जाए 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो जो ग्राफ बनता है वो अपवार्ड्स बनता है, मतलब ऐसे बनता है। तो इसको याद रख लेना। वहीं अगर इस ए की वैल्यू निगेटिव आ जाए, मतलब 0 से कम आ जाए, जैसे -2 -3 -4 ऐसे करके, तो जो ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड्स बनता है, मतलब कि वो नीचे की ओर बनता है। ठीक है, बस इतना याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आएगा, और यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको के का वैल्यूज निकालने के लिए दिया जा सकता है। जिसमें बोल देगा इस तरह से कि सम ऑफ जीरोज जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट का, मतलब इस तरह से क्वेश्चन करके रहेगा। या फिर एक क्वेश्चन आपका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल से रहेगा, जिसमें आप लोग को सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला याद रखना होगा। इसी से रिलेटेड जो है वो आपका क्वेश्चन बनेगा 2 और 3 मार्क्स में। समझ में आ गया कि पोलिनोमियल से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। आपका एक जो क्वेश्चन रहेगा वो ग्राफ से रहेगा। ठीक है, या तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए रहेगा, या फिर सम ऑफ जीरोज या और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ये पक्का है, 100% गारंटीड है, क्वेश्चन आपका इधर से ही मिलेगा।
अगली जो चैप्टर हमारी आती है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से आपको मैं यहाँ पे ये वाला टेबल दिखाता हूँ, आप इस टेबल को जरूर याद कर लेना। ये आप 100% कन्फर्म समझ लो कि क्वेश्चन इस टेबल से आने ही आने हैं, 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जिसमें आपको याद रखना होगा कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है, यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, या जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसी तरह से ये सब सारा आपको याद रखना होगा, ये जरूरी है, एकदम आना ही आना क्वेश्चन आपका इस टेबल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, जैसे ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कि पहचानो कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर ऐसे बोल देगा कि इंटरसेक्टेड पॉइंट है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, चेक करके बताओ, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है आपको पता होगा कि कम से कम अगर एक सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है, यानी कि अगर ये दोनों आता है तो ये कंसिस्टेंट होता है, और नो सॉल्यूशन निकलता है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, आगे अब एक क्वेश्चन आपका एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स या वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन रह सकती है, जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हो। और बात रह गई अगर वर्ड प्रॉब्लम की या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस की, तो डेफिनेटली यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है। इसके लिए आप लोग क्या करना है कि एनसीईआरटी किताब उठानी है और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेना, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसको जरूर बना लेना। ये वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये पक्का 100% गारंटीड है, मान के चलो ये आना ही आना है, ठीक है। या फिर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 5 नंबर, इसको कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आना ही आना है, ठीक है। या फिर एनसीईआरटी किताब अभी निकाल लो, अभी इसको टिक कर लो। ध्यान रखना ये नई वाली एनसीईआरटी की किताब है जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशली जो है वो निकाला गया है, पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में अलग होगा, ठीक है। नई वाली एनसीईआरटी बुक के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। अगली जो चैप्टर आती है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन आता है, एक सीधा सीधा जो क्वेश्चन आता है वो नेचर ऑफ द रूट से आता है। अब नेचर ऑफ द रूट से क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपको बोल देगा इस तरह से कि के का वैल्यू है वो फाइंड करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, बोल देगा कि इक्वल रूट्स है या फिर अनइक्वल है, इस तरह से बोल अनइक्वल है या फिर डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, तो आपको जो के की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। इस टाइप का एक जो क्वेश्चन है वो 100% गारंटीड है कि वो आना ही आना है, ठीक है, नो डाउट आना ही आना है वो, ठीक है, आपको एनी हाउ करना है। या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से आपको जीरो निकालने के लिए क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है, यानी रूट्स निकालने के लिए रह सकता है। तो ये अच्छे से याद कर लेना क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये नेचर ऑफ द रूट्स की अगर जीरो डी का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनांट अगर जीरो से बड़ा हो तो क्या होगा, डी के इक्वल होगा तो क्या होता है, डी जीरो से कम अगर डिस्क्रिमिनांट आता है तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट के फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है √(b² - 4ac), ठीक है। देखो जैसे अभी हमने कहा नेचर ऑफ द रूट से क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि अभी इस तरह से हमने आप लोग को बोला ना कि के का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ रहेगा, यही यहाँ पे देखो फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया है कि इसमें सॉरी के की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में ये भी बोला गया है कि एक रूट जो है वो 2 दिया हुआ है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें नेचर ऑफ द रूट्स ही निकालने बोला है, यानी डी का चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो छोटा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, जैसा होगा हम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो एक क्वेश्चन आपका रहेगा वो एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन रहेगा। अब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेना, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को अगर आप बनाते हो ना तो इससे आपका जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसको एनी हाउ कर लेना, आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से जरूर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, कई सालों में पूछा हुआ है सीबीएसई ने, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है कि ये इक्वल रूट्स है, तो प्रूव करना है कि c² इक्वल टू a² a1 + m² होगा, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी सी और आपको करनी है एनसीईआरटी किताब से, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 4 कर लेना, जरूर करना, छोड़ना मत, ठीक है। इसको भी अपने किताब से टिक कर लो या फिर कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लो। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसको भी करना है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इग्नोर मत करना, वरना फिर बाद में आप पछताओगे, आपके एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आएगा, ये 100% गारंटीड है, ठीक है। चलो अगली जो चैप्टर आती है अलजेब्रा की वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसके लिए देखो हम आप लोग को यहाँ पे 3 फॉर्मूला दे रहे हैं, हालांकि एक फॉर्मूला आगे और देंगे, फिलहाल इस 3 फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में। अगर आपने इन तीनों फॉर्मूला को याद कर लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे ना बने। बहुत ही आसान चैप्टर है, हालांकि क्वेश्चन कई सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन आपको इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा बनाना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला केवल 3 ही है, जिसमें आपको nth टर्म निकालने के लिए रह सकता है, या फिर एंड से nth टर्म निकालने के लिए दिया जा सकता है, या फिर सम ऑफ एंड टर्म्स निकालने के लिए रहेगा। क्वेश्चन आपका इसी 3 फॉर्मूला
फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन जो है इसको एनी हाउ करना ही करना है, क्योंकि ये कई सालों में एग्जामिनेशन में जो है सीबीएसई देती ही देती है, इधर कई सालों से देखा जा रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला से बनता है, जिसमें हमें nth टर्म निकालने के लिए दिया जाता है और Sn की जो वैल्यू होती है वो गिवन रहती है, ओके। जब तो हम nth टर्म निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं Sn-1। हालांकि इसका एक दूसरा प्रोसेस से भी है जिससे कि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला से ये ईजिली बनता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको जरूर बना लेना। और इसके बाद एनसीईआरटी का किताब निकाल लो, एक्सरसाइज 5.2 का ये सब सारे क्वेश्चंस जरूर कर लेना। हालांकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन आपको ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इजी है बट थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है। और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 के सारे क्वेश्चन और ये सब सारे क्वेश्चन, इसको एनी हाउ करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी कई सारे आप लोग को मिलेंगे इधर से, ठीक है। खास करके एक्सरसाइज 5.3 का जो लास्ट का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ना, उसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। एक आपका केस स्टडी बेस्ड में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने आप लोग को अलजेब्रा से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हमने आप लोग को बता दिया है। जो ऊपर से हमने बताया आप लोग को पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन 4 चैप्टर से मिला के 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो अगला जो चैप्टर आता है वो है ट्रायंगल्स, जो कि ज्योमेट्री का एक पार्ट है। ज्योमेट्री में सर्किल भी है, सर्किल के भी आए क्वेश्चंस को आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो ट्रायंगल से जो एक क्वेश्चन है वो आपका जो थ्योरम है वो प्रूव करने के लिए रहता है। थ्योरम पहले और भी था, पाइथागोरस थ्योरम था, जिसको अब हटा दिया गया है, वो आपको पढ़ना नहीं है। तो आपको थेल्स थ्योरम का प्रूफ करना है। एग्जामिनेशन में रह सकता है स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट पहले लिखना होगा, तो स्टेटमेंट यहाँ पे देख लो, या फिर स्टेटमेंट ही रह सकता है, डायरेक्ट आपको प्रूफ करना होगा। तो इसके प्रूफ को एनी हाउ करके जाना है, 100% ये भी गारंटी है कि एग्जामिनेशन में आना ही आना है। याद रखना, ये कंफ्यूज मत होना कि थेल्स थ्योरम को ही हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कई बार ना क्वेश्चन घुमा देता है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, अब बच्चे कंफ्यूज, अरे हम तो पढ़े ही नहीं है, वो थेल्स थ्योरम ही है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। एक तो प्रूफ आएगा, और जो 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आता है, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग 4 तरह की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, एस एस एस, एस ए एस, एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल। 4 तरह की क्राइटेरिया को हमको पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आता है। और थेल्स थ्योरम का कन्वर्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में, ठीक है। हालांकि इसके क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक लो, एनसीईआरटी किताब निकाल लो, एक्सरसाइज 6.2 का ये सब सारे क्वेश्चन टिक कर लो, और 6.3 के ये सब सारे क्वेश्चंस कर लो। यहां से आउट क्वेश्चन आपका जाना ही नहीं वाला है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन इससे आउट आपका हो ही नहीं सकता है दूसरा, ठीक है। इतने क्वेश्चंस की कर लो, आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगली जो चैप्टर आती है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे कंफर्म है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देखो भाई, जिससे कंफर्म क्वेश्चन आएगा वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे रियल नंबर से 6 मार्क्स का कंफर्म है, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का कंफर्म है, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का कंफर्म है। तो जो कंफर्म है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन कहाँ से आता है, या तो डिस्टेंस फार्मूला से आएगा या तो सेक्शन फार्मूला से आएगा, इससे आउट तो जाने वाला है नहीं। अब डिस्टेंस फार्मूला से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ 3 क्वेश्चन है, इसको टिक कर लो, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट करके रख लो, यही क्वेश्चन आएगा। और सेक्शन फार्मूला से कौन सा क्वेश्चन आएगा आगे मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। देखो सेक्शन फार्मूला से या तो मिड पॉइंट फार्मूला से जो है वो क्वेश्चन आता है, या फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है कि एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या फिर वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट जो बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बनता है वो x0 आता है, वाई एक्सिस पे 0y होता है, ठीक है। तो ये सब कॉमन है, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, इसको याद रख लो। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आएगा, यहाँ पे देख लो, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमने बात किया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन इतना कर लिए ना, इससे ज़्यादा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन आपका यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। इससे में देख लो, मैंने एनसीईआरटी का से आपको बोला भी नहीं कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करो, बस इतने क्वेश्चन जो कर लो, आपका एनसीईआरटी छूने का भी जरूरत नहीं है, आपका वहीं से हो जाएगा तैयारी। चलो अगली जो चैप्टर आती है वो है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री टोटल जो चैप्टर है ये फॉर्मूला बेस्ड में, आपको पता है इसमें टोटल जो है फॉर्मूला ही है, बहुत सारा फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना होगा, कुछ फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। जैसे ये जो फॉर्मूला है ये इस चैप्टर का सबसे मेन फॉर्मूला है, इसको तो एनी हाउ करना ही करना है। अब इसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये भी आपको याद करना है, और साथ ही साथ कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला भी है, ये सब भी आपको याद करना है। अगर आपने इतने फॉर्मूले याद कर लिए तो समझ लो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है वो बन जाएगा। हालांकि इसके बाद भी आपको ये वाली जो टेबल है ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए याद करना होगा। इस टेबल को याद जरूर कर लेना, 100% गारंटीड है कि इस टेबल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटीड है, क्वेश्चन इस टेबल से आना ही आना है।
जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरह से आएगा कि इवेलुएट करके दिखाओ, इसको इवेलुएट करो, इसमें आपको साइन 30 डिग्री या टेन 30 कॉस 60 किसी का भी जो एक वैल्यू है वो पुट करना होगा। तो भाई पुट कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद रहेगा, ये टेबल याद रहेगा तभी ना हम पुट करेंगे, जब टेबल ही याद नहीं रहेगा तो हम पुट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको जरूर याद कर लेना इस टेबल को। इसके बाद ये सब जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको कर लेना। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए एनसीईआरटी का किताब निकालो, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से 10 नंबर तक सारे क्वेश्चंस को कर लो। एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, और कुछ करने का जरूरत नहीं है जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की किताब निकालो, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से 10 तक जितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को कर लो। यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, अगली जो चैप्टर है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। देखो हाइट एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन आता है वो आप लोगों को पता होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये 3 फॉर्मूला याद रखना होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है इन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का b/h और टेन थीटा का p/b, और इसी से जो है क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा। ठीक है, इसका यूज़ करना ही करना है, बिना इसका यूज़ किए हुए आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते, ये गारंटेड है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, इतना आपको पता होगा। और इसमें क्वेश्चन किससे आता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ रहेगा या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ रहेगा, और ये दोनों क्या होता है, इक्वल ही होता है। जितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और एक जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों को खास करके पूछा जाता है वो स्पीड को लेकर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि स्पीड से रिलेटेड मैंने देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें देखो स्पीड निकालने के लिए बोला गया है ना। जैसे एक एरोप्लेन है, ये मान के चलो यहाँ से यहाँ तक उड़ के गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी स्पीड कितनी रही, तो भाई इसका यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस निकाल लिए, टाइम जैसे यहाँ गिवन दिया हुआ हो, तो स्पीड तो निकाल सकते हैं ना फॉर्मूला से। डिस्टेंस यहाँ पे डाल देंगे, टाइम डाल देंगे, दोनों काट देंगे, आ जाएगा स्पीड। इसके लिए आप लोग को यहाँ पे √2 √3 की वैल्यू भी याद कर लेना, इस चैप्टर के लिए आपको यूज़ पड़ेगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो इस क्वेश्चन को भी देख लो, ये 3 क्वेश्चन जरूर कर लेना। ये 2 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आएगा, और बाकी ऊपर के जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में आएगा। देखो ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड बेसिक ये दोनों में पूछा जा सकता है। हालांकि स्टैंडर्ड वालों का स्पीड वाला हाई चांसेज है, बेसिक वालों का कम चांस है, लेकिन ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, वो भी आ सकता है, बेसिक वालों का भी आ सकता है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में आ सकता है। अब इतना करने के बाद एनसीईआरटी किताब का एक्सरसाइज 9.1 का ये सब सारे क्वेश्चन टिक कर लो। ठीक है, या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन इससे आउट आपका नहीं जाएगा। अगली जो चैप्टर आती है वो है सर्किल। जैसे कि हमने कहा ज्योमेट्री में 2 चैप्टर आता है, सर्किल, ट्रायंगल, तो ये सर्किल है ज्योमेट्री का दूसरा चैप्टर। अब सर्किल में भी 2 थ्योरम है, और इन दोनों थ्योरम में जो थ्योरम पहला वाला है, ये मान के चलो 90% चांस रख लो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, तो इसको जरूर कर लेना। हालांकि इसको भी कर लेना, ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए सर बोले 90% कर लिए और इसको छोड़ दिए सर बोले ही नहीं, इसको भी जरूर कर लेना। हो सकता है कि किसी सेट में ये क्वेश्चन दे दे, किसी सेट में ये क्वेश्चन दे दे, क्योंकि सेट तो 3 या 4 आएगी आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो दोनों थ्योरम को जरूर कर लेना, सर्किल से थ्योरम आता ही आता है। इसके बाद 2 न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक डिग्री वाला और एक लेंथ वाला, मतलब सेंटीमीटर में जो दिया हुआ रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये तो दोनों क्वेश्चन आपको एनी हाउ करना है, और 100% इसमें भी गारंटीड है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। और प्रूफ वाले जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे आप देख ही सक रहे हो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लो 5 से लेकर 9 तक सर्किल के ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। आपके एग्जामिनेशन में सर्किल से यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा, और इससे ज़्यादा और कुछ आने वाला नहीं है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, इतना कर लिए सर्किल से, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। यहाँ से देख लो, मैंने आप लोग को ये भी नहीं कहा कि सर्किल का एनसीईआरटी किताब से ये कर लो, एनसीईआरटी छूने का भी जरूरत नहीं, इतना कर लिए तो ओके। जहाँ से आपको एनसीईआरटी से करनी है वहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जहाँ से नहीं करनी है नहीं मैं बता रहा हूँ। अगली जो चैप्टर आती है वो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, और ये भी जो चैप्टर है टोटली फार्मूला बेस्ड है। इसके लिए भी फार्मूला याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूले हैं, सबसे पहले तो इसको याद करना होगा। इसमें से ये वाला जो फार्मूला है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर। इसका यूज़ होना ही होना है, चाहे आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, चाहे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालो, मेजर सेगमेंट निकालो, कुछ भी निकालो, आप लोग को एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला यूज होना ही होना है, तो उसको जरूर कर लेना। यहाँ पे ये 3 मेन फार्मूला है इस चैप्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ एन आर्क। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेक्टर है, ये सेगमेंट है। ओके चलो, और इसके क्वेश्चंस को देख लो, अब कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, यही सब सारे क्वेश्चन आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल से आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, एक चीज़ और, एक फॉर्मूला ये भी याद कर लेना। देखो जो सेगमेंट का हमने बात किया, एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट। ऊपर वाला जो फॉर्मूला देखा वो आपका माइनर सेगमेंट का था। मेजर सेगमेंट के लिए बस हमें एरिया ऑफ सर्किल से माइनर सेगमेंट
को घटा देना है, जो भी ऊपर में फॉर्मूला बताया, तो वो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला निकल जाएगा। और एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस कर लेना। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी किताब से इन्हीं में से आ जाएगा, या फिर ऊपर में जो क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन और आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला चैप्टर आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से ये भी आपको फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, इसमें से भी आपको फॉर्मूला पहले याद करना पड़ेगा। जैसे क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल, इनका क्या क्या होता है। जैसे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा याद कर लेना। ये बिना फॉर्मूला याद किए हुए भाई आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को नहीं बना सकते, क्योंकि टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो इसको करना ही है। अब लेटरल सरफेस एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। लेटरल कब होता है, जब स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के शेप में हो। कर्व कब होगा, जब सर्किल के शेप में हो। ठीक है, जैसे क्यूब में भी देखो यहाँ पे स्क्वायर के शेप में है, तो इसमें भी लेटरल शब्द का यूज होगा। वहीं सिलेंडर में देखो ये सर्किल टाइप में है, तो इसमें हम कर्व लगा देंगे, होता वही है, लेटरल को ही हम कर्व कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। ये स्फेयर का कर लेना, ये हेमिस्फेयर का कर लेना, और एक लास्ट कोन का कर लेना। ये सारा फॉर्मूला आपको याद करना है। कर्व सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये करना ही करना है। ठीक है, और इसके बाद इतना कर लेने के बाद एनसीईआरटी किताब निकालो, एग्जाम्पल 247 जरूर कर लेना, बिल्कुल ही मत छोड़ना। क्वेश्चन आपका इन्हीं में से आएगा। एक्सरसाइज 12.1 का ये सब सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.2 का ये सब सारे क्वेश्चन अपने किताब में टिक कर लो, या फिर कॉपी में कहीं पर लिख लो। क्वेश्चन आपका इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। वॉल्यूम से क्वेश्चन यहीं से आएगा, एनसीईआरटी से बाहर आपका नहीं जाने वाला। ठीक है, एनसीईआरटी से अगर आउट आता भी है ना, तो वो बस आपका केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस बना लिए, आपको तरीका समझ में आ गया, तो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं छूटेगा, ये आप मान के चलो। आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आगे तो फॉर्मूला मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। देखो, आपको स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड या मीडियन, ये तीनों निकालने के लिए रहता है। ओके, कभी मीन निकालने के लिए दे सकता है, मोड भी निकालने के लिए दे सकता है, या मीडियन भी निकालने के लिए दे सकता है। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला देख रहे हो, इसको तो एनी हाउ रट लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन है, ये गारंटी है कि रहेगा ही रहेगा, जिसमें मीन का या मोड का या मीडियन का किसी का 2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तीसरा वाला निकालना होगा, जो कि आपको इसी फॉर्मूला का यूज़ करके बनाना होगा। ठीक है, तो इसको कर लेना। एक जो क्वेश्चन आपका आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए रहता है। जैसे एक टेबल दिया हुआ हो, उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे, अब एक फ्रीक्वेंसी या 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होंगे, वो फाइंड करने के लिए रहेगा। ये आपका मीन में भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग रह सकता है, मीडियन में भी फ्रीक्वेंसी जो है मिसिंग रह सकता है, मोड में फ्रीक्वेंसी नहीं मिसिंग रहेगा, या तो मीडियन में फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा या फिर मीन में। ठीक है, अच्छा, मॉडल क्लास निकालने आता है। तो मॉडल क्लास क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा होता है, फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ रहेगा उसमें से जो सबसे बड़ा होगा, उसका जो क्लास इंटरवल होगा, वही होता है मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहाँ से आपका मॉडल क्लास भी पूछता है कि इसमें से मॉडल क्लास कौन सा है। ठीक है, या तो मीडियन क्लास रहता है निकालने के लिए। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी यहाँ पे हमने लिख दिया है, n/2। n क्या है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी है, जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उन सभी को जोड़ने के बाद 2 से काट लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो काटने के बाद आया है, उसमें से नियरेस्ट ग्रेटर कौन सा है, तो जो भी होगा वही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। इसके बाद अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट, ये आपका एमसीक्यू में खास करके पूछा जाता है। ठीक है, कोई क्लास इंटरवल आपको पहचानना रहेगा, जैसे मीडियन क्लास का या फिर मॉडल क्लास का, वो क्लास इंटरवल पहचानने के लिए बोलेगा। इसके बाद फिर बोलेगा कि उसका अपर लिमिट या लोअर लिमिट क्या है। तो आपको पता होगा कि इधर वाला जो होता है वो लोअर लिमिट होता है, इधर वाला अपर लिमिट होता है। इसको जरूर याद रख लेना, कई बार बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूज होते हैं लोअर और अपर लिमिट में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम लोग का बनता है, जैसे ऊपर में बताया मीन, मोड, मीडियन से बनेगा। अब मीन का सर फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन 2 मेथड से बनेगा, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम्ड मीन मेथड। हालांकि स्टेप डेविएशन मेथड से भी बनता है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उस सिलेबस में है ही नहीं। तो आप लोग को कम से कम एज्यूम्ड मीन मेथड सीख के जरूर जाना है। आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आया, आप उसको एज्यूम्ड मीन मेथड से बना लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपका ईजिली बनेगा। मीन से भी आप डायरेक्ट मेथड से भी मीन निकाल सकते हो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड से कैलकुलेशन मेरा ईजी पड़ता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, DI निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। अब कैसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करते हैं, नहीं आता होगा कमेंट करना, मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, या फिर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, देख लेना। मोड का ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना। इसमें L क्या है, लोअर लिमिट, H क्या है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस, F1 क्या है, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 क्या है, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी का जो प्रीसीडिंग क्लास होगा वो। ठीक है, इसी प्रकार से F2 क्या है, तो इस सब से के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी प्रकार से मीडियन का जो फॉर्मूला है ये भी हमने डाल दिया है, और इन्हीं 3 फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आपका बनेगा। अब देखो, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। एनसीईआरटी किताब का अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, तो और आपको कुछ भी स्टैटिस्टिक्स से करने का ज़रूरत ही नहीं है।
आपके परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आएगा स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से आपके एग्जामिनेशन में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन और कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। 3 वाला जो क्वेश्चन है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, ऊपर मैंने आप लोगों को बोला था मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये मीन वाला मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 6 कर लेना, जहाँ पे आपको मोड फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। और एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, ये भी आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लेना, क्योंकि ये दोनों थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक बिलो वाला क्वेश्चन जो है खास करके स्टैंडर्ड वालों का जरूर पूछता है, इसलिए कर लेना। और क्लास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूड नहीं है, वो वाला क्वेश्चन है। तो ये कुछ अलग क्वेश्चन है एनसीईआरटी किताब के, इसको जरूर कर लेना, इसको मत छोड़ना, क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेना, जो कि ये भी मीडियम क्लास का मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। इतना कर लिए ना, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन और आपका कुछ भी नहीं आएगा स्टैटिस्टिक्स से। अगली जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, वो है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक जो क्वेश्चन आपका रह सकता है वो आपका 52 प्लेइंग कार्ड से रह सकता है, जिसमें आपका फेस कार्ड से जनरली देखा जाता है क्वेश्चन आता है, या फेस कार्ड में क्या क्या होता है, जैसे किंग, क्वीन, जैक, टोटल फेस कार्ड 12 होता है, मतलब सारा 4-4 कार्ड होता है, तो 4 3 12 ही हुआ ना। तो फेस कार्ड 12 होता है, ये याद रख लेना इसको। इससे क्वेश्चन बनता है, रेड कार्ड टोटल 26 होता है, ब्लैक कार्ड टोटल 26 होता है, तब ना दोनों मिला के टोटल 52 होता है। रेड ब्लैक ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। रेड में जैसे हार्ट, डायमंड होता है, ये हार्ट भी 13, डायमंड भी 13। अब ब्लैक में क्लब और स्पेड होता है, क्लब 13, स्पेड 13, सारा जो होता है सारा कलर का वो तो 13-13 करके ही ना होता है, ठीक है। तो ये सब सारा याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है प्लेइंग कार्ड से, या फिर डाइस थ्रोन से। जैसे पासा होता है वो हम एक बार फेंक रहे हैं, 2 बार फेंक रहे हैं, 2 बार तक आता है, तीसरा बार वाला नहीं आता है, ठीक है। 2 बार वाला तक का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। और इसके लिए आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब सारे नंबर्स याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो बनेगा वो उन्हीं सब से रिलेटेड बनता है कि जो सम होगा वो ऑड नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसीलिए वो सब सारा नंबर जो है रियल नंबर वाला शुरू में ही बोला था, वो सब थोड़ा याद कर लेना। क्वाइन टॉस्ड वाला क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको एक बार भी क्वाइन टॉस किया गया, 2 बार किया गया, 3 बार किया गया, ठीक है। 3 बार तक पूछा जाता है, 4 बार तक नहीं पूछा जाएगा। या फिर एक बैग में या फिर एक बॉक्स में ये सब सारे बॉल्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, इतने सारे बॉल्स हैं, या कुछ भी उसके अंदर में रखा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये 4 तरीके से ही जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है। अगर आपने इन तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आपको और प्रोबेबिलिटी से कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सबसे मेन जो फॉर्मूला हम लोग का वो ये है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। इसी से सारा क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का बनता है, तो ये आपको करना ही करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपका जो है एमसीक्यू आता है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी नॉट ई का 1 माइनस पी ई, इसमें पी ई होगा, सॉरी यहाँ पे पी ई होगा, ठीक है, 1 माइनस पी ई। या फिर पी ई जब निकालेंगे तो 1 माइनस पी ई नॉट लगा सकते हैं, ओके। या फिर प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यू से यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब जो नंबर निकलता है वो क्या क्या हो सकता है। तो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 से छोटा, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, या 1 हो सकता है। इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं होता, मतलब कि प्रोबेबिलिटी निगेटिव भी नहीं हो सकता है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आता है एग्जामिनेशन में। और एनसीईआरटी किताब का आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 करना है, जो कि बॉल्स वाला क्वेश्चन है, जो कि ऊपर मैंने आप लोग बोला था। क्वेश्चन नंबर 13 करना है, ये डाइस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 करना है, ये कार्ड वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 करना है, ये क्वाइन वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 24 करना है, ये भी डाइस वाला क्वेश्चन है। तो बस अगर आपने ये सब सारे क्वेश्चन कर ली तो और इससे ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहीं से मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आपका 80 में 80 नंबर आएगा, एक भी नंबर आपका इधर उधर नहीं जाने वाला है, ठीक है। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, बस ये क्वेश्चन करके चले जाओ, बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप कर जाओगे मैथमेटिक्स में। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए आगे वीडियोस मैं बनाऊंगा, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू।